रमेश शर्मा एक सरकारी विभाग के कर्मचारी थे जो मुंबई में ट्रांसफर के बाद नए नए शिफ्ट हुए थे। उनकी पत्नी सुमन एक कुशल गृहिणी थी और उनकी बेटी रिया भी नए शहर में आकर बहुत खुश थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहती थी, इसीलिए मुंबई से बेहतर जगह उसे और कहाँ मिलती। सभी लोग अपने नए घर में आकर बहुत खुश थे। ये घर तो ठीक है पापा, पर लगता है बहुत पुराना है। तुम्हें तो पता है रिया, मुंबई में घर ढूंढना कितना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से ये घर मिला है। ऊपर से ऑफिस के नजदीक भी है, इसलिए मैंने इसे देखते ही फाइनल कर दिया। हाँ, अभी थोड़ा गंदा है क्योंकि रेनोवेट करवाने के बाद साफ सफाई नहीं हुई है। ओहो, आप लोग चिंता मत कीजिए, देखना इस घर को भी मैं हमारे पुराने घर जैसा चमका दूंगी। हाँ माँ, घर चमका लेना, पर इतना भी मत करना कि घर का रंग ही उड़ जाए। थोड़ी हंसी मजाक के बाद सभी लोग घर की साफ सफाई करने लगे। रिया भी अपने कमरे में गई। कमरा बंद था, इसीलिए गंदी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। उसने खिड़कियां खोली और कमरे की सफाई करने लगी। अरे ये कैसे निशान है? ये तो खून जैसे लाल है। अरे मैं भी ना बहुत सोचती हूँ लाल पेंट होगा, वैसे भी रेनोवेशन का काम हुआ था। तभी बिना किसी हवा के कमरे के पर्दे लहराने लगे। रिया ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर हवा का नामो निशान नहीं था। उसे वो घर थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी रिया को एहसास हुआ जैसे उसके पलंग के ठीक नीचे से कोई जोर जोर से नाखून से खरोंच रहा हो। वो आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। ये पलंग के नीचे से कैसी आवाज आ रही है? कहीं इसके नीचे कुछ है तो नहीं? उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके पलंग के नीचे झांकने की कोशिश की, पर वहां सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ तो सब ठीक है, फिर ये आवाज कैसी आ रही थी? तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके कमरे की छत पर कोई तेज तेज कदमों से भाग रहा है। मम्मी पापा तो अपने कमरे में सो रहे होंगे, फिर इस वक्त छत पर कौन हो सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं? यही सब सोचते हुए रिया अपने बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी उसने देखा कि किचन की लाइट चली हुई है। किचन की लाइट ऑन है, कहीं अंदर कोई तो नहीं? रिया के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगी, पर तभी पूरे घर की लाइट चली गई। ओहो, ये लाइट को क्या हो गया? अंधेरे में टटोलते हुए वो दराज के पास पहुंची और टॉर्च निकाली। टॉर्च जलाकर धीमे कदमों से वो किचन की ओर जाने लगी। वहां पहुंचते ही उसने देखा किचन में कोई भी नहीं था। अरे यहाँ तो सब नॉर्मल है, मैं भी खामखा डर रही थी। तभी टॉर्च अचानक से बंद हो गई। उसने टॉर्च को हिलाया और वो वापस चलने लगी, पर सामने सुमन खड़ी थी, जिन्हें अचानक देख रिया डर गई। माँ, तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। टॉर्च फिर बंद हो गई और जब वापस चली तो सामने माँ नहीं थी। माँ अभी तो यहीं थी, इतनी जल्दी कहाँ गई? रिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर रमेश और सुमन भागते हुए आए। किचन में रिया को इस तरह देखकर वो घबरा गए। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अपनी माँ की आवाज सुनकर रिया उनसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ, यहाँ कोई है? रिया ने अब तक की सारी बात बताई। रमेश छत पर देखने गए और वापस आकर बोले, ऊपर कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। शायद तुम आज बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए नींद में वहम हुआ होगा। चलो घबराओ मत, जाओ आराम करो। वो रात तो किसी तरह निकल गई, पर अगले दिन की बात है। रमेश ऑफिस गए हुए थे और रिया भी जॉब के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। घर पर सुमन अकेली किचन में खाना बना रही थी। तभी घर की डोरबेल जोर जोर से बजने लगी। आ रही हूँ, पर यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं, फिर कौन हो सकता है? सुमन ने दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था। अजीब बात है, अभी तो कोई इतनी जोर जोर से बेल बजा रहा था, फिर इतनी जल्दी कहाँ गया? वो वापस अंदर आने लगी तो डोरबेल फिर वैसे ही जोर जोर से बजने लगी। उसने फिर दरवाजा खोला, पर अब की बार भी कोई नहीं था। जरूर कोई शरारत कर रहा है। वो वापस अंदर आने लगी तो अब की बार दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी।
सुमन के मन में डर आ गया। वो सोच ही रही थी, तभी जोर से दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने तो दरवाजा बंद किया था, फिर ये खुला कैसे? सुमन में हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देखे। बहुत हिम्मत करके वो पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। शाम को रिया घर आई तो उसने देखा मेन डोर खुला हुआ था और सुमन सोफे पर परेशान बैठी थी। क्या हुआ माँ, आप इस तरह क्यों बैठी हो? सुमन ने सारी बात बताई। बस इतनी सी बात माँ, किसी बच्चे ने शरारत की होगी। नई जगह है, अभी हमें किसी के बारे में पता नहीं, इसीलिए किसी ने परेशान करने के लिए ऐसा किया होगा। आप चिंता मत करो। उस दिन तो रिया ने माँ को समझा दिया, पर घर में हर रोज कुछ न कुछ होने लगा। रिया से रहा नहीं गया और उसने अपनी खास दोस्त काजल को सब कुछ बता दिया। काजल ने सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। यार, ये सब सुनकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। देख, तू किसी तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना, वो सिर्फ पैसे लूटते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करती हूँ। रिया राजी हो गई और अगले दिन वो एक्सपर्ट घर पर आ गए। नमस्ते, मैं विक्रम सिन्हा हूँ। काजल ने मुझे भेजा है। जी बिल्कुल, आइए अंदर। विक्रम ने अपने बैग से घोस्ट हंटिंग के तमाम गैजेट्स निकाले, घर वालों को हॉल में बैठने को कहा और अकेले ही पूरे घर की जांच करने निकल गए। कुछ देर बाद वापस लौटे। आंटी, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए इस घर को समझने के लिए। रिया बेटा, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ। बाहर निकलते ही रिया रुक गई। सर, सच में कुछ नहीं है क्या? क्योंकि मुझे तो हर वक्त लगता है कोई है इस घर में। रात को आवाजें आती हैं, चीजें हिलती हैं। मैं पागल नहीं हूँ सर। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। तुम पागल नहीं हो रिया, घर में कुछ है। मेरे उपकरणों ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर मैंने खुद एक अजीब सी भारीपन महसूस किया अंदर। जो भी एंटिटी है वो चालाक है, सामने नहीं आना चाहती। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस घर के बारे में पता लगाता हूँ और कल बताता हूँ। रात को रिया बेचैन होकर सोई और सुबह उठी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे घर में जैसे कोई तूफान आया हो। सोफे के कुशन इधर उधर, किचन के बर्तन फर्श पर, रमेश जी की फाइलें बिखरी पड़ी थीं, कुछ चीजें टूटी हुई भी थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम थे। आंटी, मुझे पता था रात को कुछ होगा, इसीलिए कल जाते वक्त मैंने कुछ कैमरे और सेंसर घर में लगा दिए थे। रात भर सब रिकॉर्ड होता रहा। वो कैसे बेटा? ये जो कुछ भी हुआ है, ये एक नेगेटिव एंटिटी का काम है। और रात को मैं पड़ोस में भी गया। एक बुजुर्ग अंकल मिले जो बहुत पहले से यहाँ रहते हैं। उन्होंने इस घर की पूरी कहानी बताई। विक्रम की आवाज धीमी हो गई। आज से करीब 15 साल पहले इस घर में दया शंकर जी रहते थे, अपनी बेटी माया के साथ। माया बहुत खूबसूरत और समझदार लड़की थी, पर उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माया की शादी तय हो चुकी थी, घर में खुशियां थीं, पर उसी दौरान माया ने नोटिस करना शुरू किया कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। रात को उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता। कभी उसका सामान अपनी जगह से हट जाता, कभी रात को उसके कमरे की दीवार पर अजीब परछाइयां नाचती दिखती। माया ने दयाशंकर जी को बताया तो उन्होंने समझाया। बेटा, शादी का टेंशन है, इसलिए ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं होता। पर एक रात दयाशंकर जी खुद देख बैठे। रात के करीब 2 बजे उन्हें प्यास लगी और वो किचन की तरफ गए। रास्ते में माया के कमरे के सामने से गुजरे तो दरवाजे की दरार से एक नीली रोशनी आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला। माया बिस्तर पर बैठी थी, आंखें खुली थी, पर वो देख नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसे वहीं जकड़ रखा हो। दयाशंकर जी ने उसे हिलाया तो वो चीख मारकर उठी। पापा, वो फिर आया था, कोने में खड़ा था, काला था, उसका कोई चेहरा नहीं था। दयाशंकर जी बेटी की बातें सुनकर डर गए। अगले दिन उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने घर में पूजा की और बोले कि सब ठीक हो गया, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। उसके 3 दिन बाद दयाशंकर जी सुबह उठे तो माया का कमरा बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। जोर जोर से पीटा, फिर भी कुछ नहीं। तब उन्होंने दरवाजा तोड़ा। माया बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खुली थी, पर सांस नहीं थी। डॉक्टर आए, पुलिस आई, पर कोई वजह नहीं मिली। एक जवान लड़की रात को सोई और सुबह उठी ही नहीं। न कोई बीमारी, न कोई चोट, बस खाली जिस्म। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि माया की मौत के बाद जब दयाशंकर जी ने उसके कमरे की दीवार देखी तो वहां उंगलियों से खरोंचे हुए निशान थे।
जैसे माया ने किसी से बचने की कोशिश की हो। और दीवार के उस कोने में जहां माया कहती थी कि वो काला साया खड़ा रहता है, वहां की दीवार आज भी ठंडी रहती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। दयाशंकर जी उस रात के बाद टूट गए। कुछ महीने वो उसी घर में अकेले रहे, पर एक दिन वो भी नहीं रहे और घर हमेशा के लिए बंद हो गया। विक्रम चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा था। सुमन की आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। पर बेटा, तो फिर वो जो भी है वो माया की आत्मा नहीं है, वो तो कुछ और है। आंटी, आप सही कह रही हैं। माया की आत्मा यहाँ है, पर उसके साथ कुछ और भी है जो उसे जाने नहीं देता। और अब आप लोग यहाँ हैं तो वो आप लोगों के आसपास भी मंडराने लगा है। मैं साफ कह दूं, इस घर को छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। आज रात यहाँ मत रहिए। जो भी है वो ताकतवर है और अब वो आपको नोटिस कर चुका है। उस दिन के बाद रमेश शर्मा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसी शाम सामान उठाया और परिवार को लेकर निकल गए, हमेशा के लिए।